अमेरिका और ईरान की पीस टॉक्स पाकिस्तान में फेल हो गई। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are. 21 घंटे तक चलने वाली निगोशिएशंस एकदम कोलैप्स हो गई और अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फेल्योर है या फिर एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होने जा रही है। 11 अप्रैल 2026 को जो टॉक्स हुई उसमें यूएस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे जेडी वैंस। इतनी हाई स्टेक्स निगोशिएशंस फेल होने के बाद अब लगता है कि सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट कोई नया नहीं है, इसकी रूट्स जाती हैं 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन तक, जब ईरान एक प्रो वेस्ट मोनार्की से एक इस्लामिक रिपब्लिक बना। तब से लेकर आज तक ट्रस्ट का लेवल ऑलमोस्ट जीरो रहा है। फिर आता है 2015 का ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे कॉमनली JCPOA कहा जाता है। ये एक रेयर मोमेंट था जहां पे ईरान ने कॉम्प्रोमाइज किया। उसने यूएस के सामने ये प्रॉमिस किया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रेस्ट्रिक्ट करेगा और उसके बदले में अमेरिका उसके सारे सैंक्शंस को रिलीफ देगा। लेकिन फिर जब डोनाल्ड ट्रंप 2018 में इस डील से विड्रॉ कर लिए, तब से लेके आज तक मिसट्रस्ट बना हुआ था। अब उसका रिजल्ट 2026 में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे यूएस ईरान पे मिलिट्री स्ट्राइक करता है और ईरान भी अपने प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्ला और हाउदी के थ्रू प्रॉक्सी वॉर करता है। इसलिए जो इस्लामाबाद का टॉक था वो नॉर्मल टॉक नहीं था, वो एक डिप्लोमेटिक टॉक था जिसमें सारे एस्केलेशंस को कम किया जा सकता था। टॉक्स लगभग 21 घंटे की चली, जो ये दिखाता है कि यूएस और ईरान दोनों काफी सीरियस थे। लेकिन सीरियस होना और किसी एक मुद्दे पे सहमत होना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। यूएस की डिमांड क्लियर थी, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम परमानेंटली रेस्ट्रिक्ट करे, यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करे और अपने रीजनल प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्ला और हाउदी को कंट्रोल करे। दूसरी तरफ ईरान का भी स्टांस इक्वली स्ट्रांग था। उन्होंने डिमांड किया कि यूएस अपने सैंक्शंस को कंप्लीटली हटाए, मिडिल ईस्ट से अपनी मिलिट्री प्रेजेंस कम करे और उनके स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करे, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर। यहाँ पे एक फंडामेंटल क्लैश है। यूएस जानता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर होने के बाद यूएस को सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे। ईरान भी चाहता है कि वो एक रीजनल पावर बने और उसकी सोवरेनिटी पे कोई आंख न उठा सके। और जब दोनों साइड्स अपनी कोर डिमांड से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि टॉक्स का रिजल्ट क्या होगा। अब सवाल है, टॉक्स फेल क्यों हुई? क्या यही वजह है या और भी कोई डीपर चीजें हैं? इररिकॉन्सिलेबल ऑब्जेक्टिव्स। यूएस के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ईरान के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक सर्वाइवल गारंटी है, यानी एक साइड के लिए सिक्योरिटी का इशू है और दूसरी साइड के लिए डिटरेंस का। दूसरा रीजन है डीप मिसट्रस्ट। जब एक कंट्री पहले एक साइंड एग्रीमेंट से विड्रॉ कर चुकी हो, तो दूसरी कंट्री का ट्रस्ट करना लॉजिकली डिफिकल्ट हो जाता है। ईरान को लगता है कि इवन अगर वो कंप्रोमाइज करेगा तो फ्यूचर में यूएस अपनी पॉलिसी चेंज कर सकता है, और यूएस को लगता है कि ईरान टाइम बाई कर रहा है जिससे अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को सीक्रेटली एडवांस कर सके। तीसरा रीजन है पावर पॉलिटिक्स का। निगोशिएशंस टेबल पर सिर्फ डिप्लोमेट्स नहीं होते, उनके पीछे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, मिलिट्री प्रेशर और इंटरनेशनल अलायंस भी होती हैं। यूएस पर प्रेशर है अपने एलाइज स्पेशली इजराइल को सिक्योर करने का। ईरान पर प्रेशर है अपनी इंटरनल पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मेंटेन करने का। और चौथा रीजन है निगोशिएशन स्ट्रक्चर खुद। रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि यूएस डेलीगेशन में डीप न्यूक्लियर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमी थी, जबकि ईरान की टीम्स एक्सपीरियंस्ड निगोशिएटर्स से भरी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकल लेवल पर यूएस डिसएडवांटेज में था। अब थोड़ा फोकस पाकिस्तान पर करते हैं, क्योंकि ये एक अंडररेटेड एस्पेक्ट है इस पूरे इवेंट का। इस्लामाबाद टॉक्स ने पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक स्पॉटलाइट में ला दिया है। एक ऐसे टाइम पर जब ग्लोबल पावर डायनेमिक्स शिफ्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान ने अपने आप को एक रिलेवेंट मीडिएटर का रूप में प्रेजेंट किया है। शॉर्ट टर्म में ये पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक विन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रिस्की भी हो सकता है। अगर कन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो पाकिस्तान जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से इम्पैक्ट फील करेगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डेवलपमेंट इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज होना, जो इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री के लिए इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करता है। साथ ही पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक राइज भी रीजनल बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये फेल्योर एक आइसोलेटेड इवेंट है या एक पैटर्न का पार्ट है? अगर हम हिस्ट्री देखें तो क्लियर पैटर्न दिखता है। यूएस और ईरान के बीच टॉक्स रिपीटेडली फेल होती रही है। हर बार एक सिमिलर साइकिल फॉलो होता है, निगोशिएशंस, डिसएग्रीमेंट, एस्केलेशन, फिर दोबारा निगोशिएशंस। ये इस्लामाबाद टॉक्स अभी भी उसी साइकिल का एक एक्सटेंशन लगता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इस फेल्योर से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा?
सरफेस लेवल पे देखा जाए तो लगता है कि सब लूज कर रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ऐसे कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ अचीव भी कर रहे होते हैं। ईरान के हार्ड लाइनर्स के लिए ये फेलियर एक प्रूफ है कि यूएस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। यूएस के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए टेंशंस का मतलब है हायर मिलिट्री स्पेंडिंग, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के लिए इंस्टेबिलिटी का मतलब है हायर प्राइसेस, और ग्लोबल लेवल पर चाइना जैसे कंट्रीज भी इनडायरेक्टली बेनिफिट कर सकते हैं क्योंकि यूएस का अटेंशन और रिसोर्स मिडिल ईस्ट में डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा लॉस कॉमन पीपल का होता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के सिविलियंस हों या इंडिया जैसे कंट्रीज के कंज्यूमर्स जो हायर फ्यूल प्राइसेस पे करते हैं। अब आगे क्या हो सकता है? करंट सिनेरियो में जो सीज फायर है वो फ्रेजाइल लगता है, मतलब वो कभी भी टूट सकता है। इसके 3 केसेस हो सकते हैं। पहला, लिमिटेड एस्केलेशंस, जहां ईरान पे सैंक्शंस टाइट होंगे और ईरान भी अपने प्रॉक्सीज के थ्रू स्ट्राइक करेगा। दूसरा, रिन्यूड डिप्लोमेसी, मतलब किसी और मीडिएटर के थ्रू एक बार और टॉक की शुरुआत हो सकती है। या थर्ड, फुल्ली फ्लेज्ड मिलिट्री ऑपरेशन, जहां पे यूएस और ईरान दोनों आमने सामने खुल के मैदान में आ जाएंगे। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर मैसिव इंपैक्ट पड़ेगा, प्राइसेज स्पाइक कर सकती हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पर रिपल इफेक्ट आएगा। इंडिया के लिए इसका मतलब होगा इन्फ्लेशन प्रेशर, ट्रेड इम्बैलेंस और स्ट्रेटेजिक चैलेंज। इसलिए ये इशू सिर्फ यूएस और ईरान का नहीं है, ये ग्लोबल स्टेबिलिटी का इशू है। एंड में आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि आगे वॉर बढ़ेगी या डिप्लोमेसी एक और चांस लेगी? सोचिए, क्योंकि आगे आने वाले महीने सिर्फ मिडिल ईस्ट और यूएस के नहीं हैं, ये पूरे दुनिया की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।